ये देखिए समदन जी, ये सोने का हार मैंने आपके लिए खरीदा है। आपको पसंद आया ना? एक बार अपने गले पर लगा कर तो देखिए। अरे वाह, हार तो बहुत सुंदर है। जब मैं ये पहनूंगी ना तो इससे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। वैसे उम्मीद नहीं थी आप इतना सुंदर हार दे पाएंगी शादी में। अब क्या बताऊं बहन जी, हर माँ बाप चाहते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी में जितना हो सके उतना दे। मेरी बेटी की किस्मत में जितना भी लिखा होगा मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहनी चाहिए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। जैसी मुझे बहू चाहिए थी ना, वैसी ही आपकी बेटी है। और जैसी मुझे समधन चाहिए थी, वैसी आप हो। अच्छा जी, मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे अंदर? मतलब ये है कि आप जानती होंगी कि शादी किस शर्तों पे हो रही है। आपको अच्छे से पता होगा। पहले हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया था, और क्यों मना किया था वो आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए ना, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे जाकर तो आपको और भी सरप्राइज दूंगी मैं। ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। ठीक है बहन जी, मैं इंतजार करूंगी आपके सरप्राइज का। वैसे ये हार आप मुझे कब देंगी? ये सारे जेवर मैं निधि की विदाई के वक्त ही दूंगी। ससुराल जाने के बाद जब निधि आपके पैर छुएगी तब वह आपको ये हार गिफ्ट में दे देगी मेरी तरफ से। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ। शादी की मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। कमला की बेटी निधि की शादी होने वाली थी और ये प्रेम विवाह था। दोनों परिवार वाले अच्छे खासे घर से थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही निधि की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी से ठीक एक दिन पहले कमला मधु को फोन करके कहती है, मधु बहन, कल हल्दी है, सारा सगुन का सामान समय से भिजवा दीजिएगा। वो सब तो ठीक है कमला बहन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, आखिर क्या बात करनी है आपको? दरअसल हमारे में रिवाज है, हल्दी के दिन लड़की की माँ की तरफ से लड़के की माँ को एक भारी भरकम सोने की अंगूठी दी जाती है। तो आप बहन जी भाई साहब से बोलकर एक सोने की अंगूठी बनवा कर भिजवा दीजिएगा, और मैं अपने हाथों से हल्दी और शगुन का सामान भिजवा दूंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल मैं आपके लिए भारी भरकम सोने की अंगूठी भिजवा दूंगी, और ऐसी अंगूठी भिजवाऊंगी कि अंगूठी देखकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है बहन जी, वैसे मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। वैसे सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आप जैसी समधन मिली। क्यों नहीं बहन जी, आप जैसे लोगों के लिए अब हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। कमला अच्छे से जानती थी कि मधु अमीर होने के बावजूद लालची है। ऐसे ही अगले दिन कमला मधु के लिए एक अंगूठी और साथ में खूब सारी मिठाई और साड़ी भिजवाती है। सारा सामान देखकर मधु बहुत खुश होती है और अपने घर आए रिश्तेदारों से कहती है, देख रही हो मौसी जी, समधन मेरे इशारों पर कैसे नाच रही है। जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करती जा रही है। अभी तो शादी भी बाकी है। इसने तो अभी तक 20-30 लाख तो खर्च कर ही दिए होंगे। क्या मधु, इतनी महंगाई में किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। वो बेचारी अपनी बेटी दे रही है, फिर इतना सारा सोना लेकर क्या करेगी तू? उसकी बेटी किसी सोने से कम थोड़ी है। मौसी जी आप क्या बोली जा रही हो? शादी में तो लेन देन चलता ही रहता है। वैसे भी वो लोग बेटी वाले हैं, तो सास को जेवर दे रहे हैं, तो सास खुश रहेगी तभी तो बेटी खुश रहेगी ना। मधु अपने सभी रिश्तेदारों में जेवर दिखाकर बहुत ही तेवर दिखा रही थी। किसी का मुंह बन रहा था तो कोई अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। ऐसे ही शादी वाले दिन कमला खूब सारा दान दहेज अपनी बेटी की शादी में देती है और साथ में खूब सारे जेवर मधु और उसके सभी रिश्तेदारों को देती है। ये सब देखकर मधु बहुत खुश थी। ऐसे ही निधि और विपुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिनों तक मधु अपनी बहू निधि को सर पर बिठाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन मधु के फोन पर किसी रिश्तेदार का फोन आता है। क्या मधु, नकली जेवर दिखा के तू आके दिखाना क्या चाहती है कि हम जेवर के भूखे हैं? हमने अपने जीवन में कभी जेवर देखा ही नहीं है। ऐसी बेइज्जती करना ना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा होता कि तू हमें शादी में ही नहीं बुलाती। क्या? कौन से जेवर की बात कर रही हो तुम? मैं उसी जेवर की बात कर रही हूँ
जो सोने का हार तेरी समधन ने तुझे शादी में दिया था, अरे वो हार तो नकली है। अचानक से वो हार टूट गया था, इसलिए मैं उस सोने के हार को लेकर सुनार की दुकान पे गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो जेवर तो नकली है। ये सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं और वो शादी में दिया हुआ सारा सोना निकाल कर सुनार की दुकान पर जाती है और वहाँ पर जाकर उसे चेक करवाती है। चेक करवाने के बाद पता चलता है कि शादी में दिया गया सारा सोना नकली है। नकली सोना देखकर मधु अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मेरे साथ विश्वासघात किया तुमने कमला बहन। अब तुम्हारी सजा तुम्हारी बेटी को दूंगी। मधु गुस्से में घर आती है। घर आते ही वो सबसे पहले निधि को खींचकर एक तमाशा लगाती है। तभी वहाँ पर विपुल आ जाता है और विपुल अपनी माँ से कहता है, ये सब क्या हो रहा है माँ? आप निधि को थप्पड़ क्यों मार रही हो? क्या किया है उसने? क्या किया है इसने? इसकी और इसकी माँ की वजह से मैं पूरे समाज के सामने बेइज्जत हो गई हूँ। अरे सोना देने की औकात नहीं थी तो नकली सोना दिया ही क्यों? तभी विपुल निधि की माँ कमला को फोन करके अपने घर पर बुला लेता है, जिसके बाद मधु कमला से सवाल जवाब करने लगती है। क्यों बहन जी, सोना देने की औकात नहीं थी तो इतना बड़ा धोखा किया आपने हमारे साथ? अरे साफ साफ मना कर देती कि आप अमीर हो तो आपकी हम बराबरी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है बहन जी कि मेरी औकात आपको सोना देने की नहीं है? मैं भी आपकी तरह एक अमीर औरत हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मैंने ऐसा क्यों किया ये आप जरा सोच कर तो देखिए। देखो, ना मुझे कुछ सुनना है ना समझना है, साफ साफ बताओ कि ये इतनी घटिया हरकत क्यों की आपने? चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर ऐसा मैंने क्यों किया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, चाहती तो मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर सकती थी, पर ये सब करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लालच बहुत बुरी बला है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए लालची लोग बिल्कुल नहीं चाहिए थे। हाँ माँ, कमला आंटी बिल्कुल सही कह रही है। आपके लालच और घमंड को तोड़ने के लिए हमने ये सब कुछ किया था और इन सब में मैंने कमला आंटी का साथ दिया था और निधि भी हमारे साथ थी। माँ जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके मन में लालच भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। आपके अंदर इंसानियत होती तो आप रिश्ता जोड़ने की बात करती, ना कि तोड़ने की। सोना चांदी गहने ये सब मांगकर आपने खुद को छोटा बनाया है। निधि और विपुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ही शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों बच्चों की खुशी के लिए मैं आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गई थी और वहाँ जाकर मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप शादी बस एक ही शर्त पर करेंगी, जब मैं आपको शादी में खूब सारा भर भर कर सोना दूंगी। बस इसीलिए आपके लालच को खत्म करने के लिए हम तीनों ने ये सब कुछ किया है और आज आपको समझ में आ गया होगा माँ कि लालच करना कितनी गलत बात होती है। लालच करने वाला इंसान आगे जाके खुद शर्मिंदा होता है और आज आपको होना पड़ा माँ। तुम सही कह रहे हो, मेरी ही गलती थी। मैं अमीर थी और मुझे घमंड था और शुरू से लालच का कीड़ा था मेरे अंदर, लेकिन अब मेरे अंदर लालच का कीड़ा मर चुका है। चलो अच्छी बात है, अंत भला तो सब भला। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर मुझे ये सब करना बहुत जरूरी था। चाहती तो आपको सीधा सीधा समझा सकती थी, लेकिन कभी कभी इंसान को सही राह दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाना ही पड़ता है। मधु को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था और सब कुछ होने के बाद भी उसको सबके सामने शर्मसार होना पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि लालच और घमंड अक्सर इंसान को बेशर्म ही बनाता है। शांति अपने बेटे राजू और उसकी पत्नी सीमा के साथ रहा करती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद से शांति ही अपने घर की मुखिया थी। राजू शहर में नौकरी किया करता था और घर पर कभी कभार ही आया करता था। ज्यादातर शांति का समय सीमा के साथ ही बीतता था। शांति एक बहुत ही सख्त स्वभाव वाली महिला थी। उसका मानना था कि सास का हुक्म ही सबसे बड़ा अनुशासन होता है। सीमा एक साधारण परिवार की लड़की थी जो स्वभाव से बड़ी ही सीधी थी। वह घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी, लेकिन फिर भी शांति उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल ही दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सीमा सो रही होती है, तभी शांति उसे जगाते हुए बोलती है, बहू, ये सब क्या हो रहा है? तू अभी तक सो रही है? तुझे हमारे घर के नियम और कानून के बारे में नहीं पता क्या? हमारे घर की बहुएं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं
और तू है कि अभी तक सो रही है? माँ जी, मैं इतने टाइम से घर में रह रही हूँ। ऐसा हो सकता है क्या मुझे इस घर के नियम कानून ना पता हो? मैं 4 बजे उठ गई थी और मैंने घर का सारा काम भी कर लिया था, नाश्ता भी तैयार कर दिया था। वो तो बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी। तुझे तो ना काम ना करने के सिर्फ बहाने देने होते हैं। कल से जल्दी उठ जाइयो और घर के सारे काम करियो। कल से मुझे सोते हुए दिख मत जाइयो तू। और अगर ऐसे तू दोबारा सो जाएगी उठने के बाद, तो तेरे उठने का फायदा क्या है? और अगर तेरे सर में दर्द था तो सर दर्द की गोली खा लेती, अपने आप ठीक हो जाता। माँ जी, हर छोटी छोटी चीज के लिए गोली खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जब ज्यादा जरूरत पड़े या तकलीफ आपके बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर हो तभी दवाई खानी चाहिए, वरना नहीं खानी चाहिए। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, ठीक है? जो मुझे सिखा रही है। और मुझसे ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना काम कर। हाँ, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। सीमा चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। अपनी सास के अनुशासन की वजह से सीमा को घर में रहने में काफी परेशानी होती है और उसे कई तरीके की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शांति हर छोटी बड़ी बात में हस्तक्षेप किया करती थी और वो सीमा को आराम भी नहीं करने देती थी और हमेशा उसे किसी न किसी काम में रुझाए रखती थी। सीमा ने अपने ससुराल आने के बाद ही शांति की बातों को मानने का प्रयास किया, लेकिन शांति की कठोरता सीमा को बहुत परेशान करती थी। एक दिन जब राजू शहर से लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या हुआ? आप क्यों नाराज हो? सीमा से कोई गलती हुई क्या? बेटा, गलती इससे नहीं, गलती तो तुझसे हुई है जो तूने से शादी कर ली है। काम ना काज की और दुश्मन अनाज की। आता तो उसे कुछ भी नहीं है, हमेशा बस गलती पे गलती करती रहती है। और मैं भी कब तक इसकी गलतियों को बर्दाश्त करूंगी? मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है इसी गलतियों को देखकर। माँ हुआ क्या है? पहले आप मुझे ये तो बताओ। अगर आप ये नहीं बताओगी तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा? हाँ हाँ, अब तू भी मुझे ही समझाएगा। बस यही दिन तो देखना रह गया था। मैंने थोड़ा पैदा किया है तुझे, तूने पैदा किया है ना मुझे, तो जो तू मुझे दुनियादारी सिखाएगा। ऐसी बात नहीं है माँ, आप बेवजह गुस्सा हो रही हो। अरे मैं तो बस आपकी नाराजगी का कारण पूछ रहा हूँ और सीमा को तो मैं तब समझाऊंगा ना जब मुझे कारण पता होगा। मुझे क्या लगता है माँ कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। देख राजू, मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि मैं किसी की समझने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है, इस घर में मेरे नियम कानून चलेंगे। बहू को मेरे हिसाब से रहना होगा और हर काम को मेरे हिसाब से ही करना होगा उसे। सीमा सर झुकाए अपनी सास की सारी बातें सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद राजू आता है। जिस तरह से ना तुम माँ के सामने खड़ी थी ना, मुझे तो लग रहा था कि तुमने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन माँ के सामने मैं तुम्हें कुछ कहता ना तो माँ तुम्हें और सुनाती, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि माँ तुम्हें क्यों सुना रही थी? आखिर बात क्या हुई थी? राजू जी, मैं हर समय प्रयास करती हूँ कि माँ जी खुश रहे, लेकिन उनके लिए कुछ भी सही नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली माँ को मनाने की, हर काम उनके तरीके से करने की भी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी माँ जी को हमेशा मुझसे परेशानी रहती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँगी? दोनों की बातें सुनने के बाद राजू समझदारी से काम लेता है और दोनों को शांत करवाकर इस समस्या का हल निकालता है। उसने अपने एक मित्र से इस बारे में सलाह भी ली थी, जिसने उसे बताया कि सास बहू के बीच के संबंध को अच्छा बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे की स्थिति को समझना होगा। ऐसे ही एक दिन राजू अपनी पत्नी और माँ को बैठाता है और बोलता है, माँ, सीमा, मुझे क्या लगता है ना, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। माँ, आप सीमा को थोड़ा समय दीजिए और उसकी मेहनत की कदर कीजिए। और सीमा, तुम ना माँ के अनुभवों से ना सीखो, तुम्हें ना आगे ना काम आएगा। राजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऐसा करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन माँ जी को मेरे हर काम से दिक्कत हो जाती है। उनको मेरे उठने बैठने का तरीका ही पसंद नहीं है, मेरे काम करने का भी तरीका पसंद नहीं है। खाना बनाओ तो उसमें स्वाद नहीं आता इनको,
तो आखिर मैं किस तरह से माँ जी का दिल जीतूं? मुझे ये ही समझ में नहीं आता। किसी को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और वो क्यों पसंद है या क्यों नापसंद है, ये सब ना आगे काम आएगा तुम्हें। ऐसे ही छोटी छोटी बातों से ना बहुत अनुभव मिलता है। सीमा, तुम्हें कोई काम समझ में नहीं आता तो माँ से पूछा करो, और माँ आपको किसी भी काम में कोई भी दिक्कत लगती है ना तो आप सीमा को टोका कीजिए, उसको बताया कीजिए, सही से सिखाया कीजिए, लेकिन आप उसे ताने मत दिया कीजिए, क्योंकि आपके ताने सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगेगा, और जो आप दोनों की दूरियों को बढ़ा सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों की दूरियां बढ़े। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आप दोनों को साथ देखना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग ना बिना मतभेद के ना एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे को समझिए। ठीक है राजू बेटा, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। ठीक है राजू जी, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि माँ जी के अनुभवों से कुछ नया सीखूं, क्योंकि मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती हूँ। समय के साथ शांति ने देखा कि सीमा वास्तव में मेहनती और ईमानदार है। उसने सीमा को सहारना शुरू कर दिया। सीमा ने भी शांति देवी के अनुभवों को अपनी जिंदगी के नियमों की तरह अपने ऊपर लागू किया और धीरे धीरे दोनों सास बहू के बीच के रिश्ते काफी मीठे और मधुर होने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन होता है और शांति सभी गांव वालों के सामने सीमा की तारीफ करते हुए बोलती है, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बहू सबसे बेहतर है। उसने इस घर को अपने प्यार और अपनी मेहनत से संजो के रखा है। एक बहू के सारे गुण हैं उसके अंदर धैर्य, कोमलता, सब कुछ है जो एक औरत के अंदर होना चाहिए, तभी वो हम सबको खुश रखती है। माँ जी मेरी जितनी तारीफ कर रही हैं, शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी गलतियाँ करी हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि माँ जी मेरी सास हैं, क्योंकि उनके अनुभवों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन उस चीज को समझने में मुझे थोड़ा समय लग गया। उसके लिए मैं अपनी माँ जी से आज सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर शांति सीमा को गले लगा लेती है और खुद अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। गांव वाले इस अनोखे रिश्ते को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस आयोजन के बाद शांति और सीमा के बीच के रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। ऐसे ही राजू उनके पास आता है और बोलता है, क्या बात है, आज तो आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। आज आप दोनों को देख कर ना मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप लोग सास बहू हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई माँ बेटी मेरे सामने खड़ी हो। बेटा, जब मैंने तेरी बात पे गौर किया तब मैंने देखा कि सच में बहू बहुत अच्छी है और बहुत ही मेहनती है। वो मेरा दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है और फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब शांति के घर में हर दिन हंसी खुशी का माहौल था। शांति और सीमा एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया करती थी और एक दूसरे की बात को समझा भी करती थी, और इसी तरह सीमा की बिगड़ी हुई सास आखिरकार सुधर जाती है। सोना मजदूरी करके अपनी बेटी रिया का पालन पोषण करती थी, तो वहीं रेखा इतनी अमीर थी कि उसको अपनी बेटी मोहन के लिए कभी समय तक नहीं मिलता था। एक बार की बात है, रिया अपने कॉलेज में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी प्राइवेट कॉलेज से कुछ बच्चे कुछ दिनों के लिए सरकारी कॉलेज में आते हैं। उस प्राइवेट कॉलेज के बच्चों में से एक था मोहन। मोहन पूरे कॉलेज में घूम रहा था, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा था। घूमते घूमते मोहन की नजर एक क्लासरूम में जाती है, जहाँ पर रिया अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रिया को देखकर मोहन उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन रिया उसकी तरफ नहीं देखती। मोहन अब उसे आवाज लगाता है, हेलो। उसकी आवाज सुनकर रिया अपनी नजरें उठाती है। मोहन उसकी आंखें देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। उसकी आंखें नीली थी, रंग गोरा था। उसकी सुंदरता देखकर मोहन उसमें ही खो जाता है कि तभी पीछे से मोहन की बेस्ट फ्रेंड नीता आकर उसे कहती है, मोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। नीता तू चल, मैं आता हूँ। मोहन मुझे सब दिख रहा है, तेरी नजर कहाँ है और बात कहाँ कर रहा है? तू चलना नीता। नहीं, तू अभी मेरे साथ चल। इतना बोलकर नीता मोहन को खींच कर ले जाती है। कॉलेज के ग्राउंड में अपनी कार के ऊपर बैठकर मोहन नीता और अपने बाकी फ्रेंड्स को कहता है, क्या यार नीता, तू भी ना, उस लड़की को देखा तूने? कितनी सुंदर है यार वो। मेरा तो उस पर दिल आ गया है।
मन कर रहा है उसको अभी उठा कर ले जाऊं। हाँ, और तो उसमें इतना खो गया कि तुझे तेरी बेस्ट फ्रेंड भी दिखाई नहीं दे रही थी। यार वो बहुत ही औसम है, मुझे उससे बात करनी है। अरे ठीक है, आने दे उसको। यार तेरी उससे बात करवा देंगे। सभी लोग रिया का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रिया अपनी क्लास खत्म करके बाहर आती है तो मोहन उसका रास्ता रोक कर कहता है, हेलो सुनो। जी कहिए, क्या काम है? मैंने आपको अपनी क्लास में देखा, लेकिन शायद उस समय आपको कहीं जाना पड़ गया था। वो हाँ बोलिए। वो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बस ये बात बोलनी थी आपको? हाँ, क्योंकि आपसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सामने अपनी दोस्ती का प्रपोजल रखा, लेकिन मैं दोस्त नहीं बनना चाहती। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोहन अब हाथ धोकर रिया के पीछे पड़ जाता है। वो कहीं भी आती जाती तो मोहन उसके पीछे पीछे जाता। ये सब देखकर रिया बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो मोहन से कहती है, अरे दिक्कत क्या है तुम्हें, जो मेरे पीछे इस तरह से पड़े हुए हो? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? रिया, पहले मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, बचपन से अकेला ही रहा हूँ। देखो, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम एक रईसजादे हो और मैं रईसों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश ये कहती है कि मैं फालतू चीजों पर ध्यान न देकर अपनी लाइफ पर फोकस करूँ। अब तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। रिया, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तुमको बहुत ही खुश रखूंगा। रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही अब हर दिन मोहन रिया के पीछे पड़ जाता। रिया कॉलेज के अंदर जा रही थी कि तभी मोहन शराब के नशे में डूबा हुआ आता है और रिया का दुपट्टा खींचते हुए कहता है, रिया, तुम मेरी हो, मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन का ये बर्ताव देखकर अब पूरा कॉलेज रिया को देख रहा था। रिया को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और रिया एक जोरदार थप्पड़ मोहन को मार कर कहती है, तुम्हें शर्म तो है नहीं? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसका लहजा भी नहीं सिखाया है। लेकिन मेरी माँ की इज्जत सिर्फ मैं हूँ और अपनी माँ की इज्जत को बर्बाद होता हुआ देख मैं नहीं देख सकती हूँ। क्यों? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना। अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की बजाय तुम इसको हौसला देती हो। अरे दोस्ती इसे नहीं कहते। इतना कहकर अब रिया वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन मोहन को अपनी इंसल्ट फील होने की वजह से उसको अब बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी कार पर हाथ पटकते हुए कहता है, इस फटीचर लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, साथ ही मेरे दोस्तों की भी। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मोहन बुरा मत मानना, लेकिन रिया बिल्कुल सही बोल रही थी। एक दोस्त हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सही राह दिखाती है, लेकिन हम लोगों ने तुझे हमेशा गलत काम के लिए ही सपोर्ट किया है। इसलिए मैं एक दोस्त होने के नाते तुझे ये समझा रही हूँ कि उसको छोड़ दे, उसका रास्ता छोड़ दे। हाँ वीरे, नीता बिल्कुल सही बोल रही है। तेरा पागलपन सही है उसके पीछे, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी एक गलती की वजह से। नीता और रोहित मोहन को समझाते हैं और मोहन गुस्से में अपनी कार में बैठकर कहीं दूर चला जाता है। अब यूं ही दिन बीतते हैं। अब रिया को मोहन नहीं दिखता था और इस बात से खुश रिया अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिया भी मोहन को पसंद करने लगी थी। तो वहीं दूसरी ओर मोहन नशे की हालत में धुत रहने लगा था। उसको कई बार कई तरह के नशे करने की आदत लग गई थी। मोहन को खुद की जिंदगी बर्बाद करता देखकर नीता को बहुत दुख होता है और इस बारे में बात करने वो मोहन की माँ रेखा के पास जाती है। रेखा आंटी जी। अरे नीता बेटी, तुम आओ, अंदर आओ ना, बैठो। नीता अंदर जाती है और रेखा से जैसे ही बात करने को होती है, तभी रेखा के पास उसके बिजनेस के रिगार्डिंग कॉल आता है और वो उसमें बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो कॉल कट करती है, तब नीता रेखा से बात करने की कोशिश करती है। आंटी जी, क्या हम अब बात कर सकते हैं? सॉरी बेटा, बट मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे फ्री होकर बात करती हूँ। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी नीता को अब अपनी बेस्ट फ्रेंड मोहन की बहुत चिंता सताने लगी थी। नीता अब उदास होकर मोहन के पास जाती है, जहाँ नीता को रेखा के कमरे से आता हुआ देख मोहन कहता है, क्या हुआ नीता, तुमने अपनी बेस्ट आंटी रेखा भारद्वाज से बात कर ली? नीता
कुछ नहीं बोलती और आंखों में आंसू लिए मोहन के पास बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर मोहन कहता है, नीता, मुझे मेरी माँ ने वो परवरिश दी ही नहीं जो हर एक बच्चे को चाहिए। माँ हमेशा पैसा कमाने के पीछे अपने इकलौते लड़के को ही भूल गई। जब मैं छोटा था तब मुझे केयर टेकर के हाथों में सौंप दिया। मुझे तो आज तक माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला नीता। मुझे किसी की भी जरूरत होती तो माँ मुझे पैसे दे देती थी। मुझे हमेशा से किसी के प्यार की जरूरत थी, लेकिन मुझे आज तक ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का, क्योंकि मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया था और इस तरह मैं बिगड़ता चला गया। लेकिन अब से कुछ समय पहले जब मुझे रिया से प्यार हुआ तो मैंने सोचा कि रिया के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन रिया भले ही गरीब है पर उसकी अच्छी परवरिश हुई है। मेरी तरह नहीं है वो, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हर चीज के लिए तरसे। उसकी बात सुन अब नीता उसको गले से लगा लेती है और उसकी बातें सुन बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद नीता वहाँ से उठकर चली जाती है। नीता अब एक अच्छी दोस्त की तरह रिया का पता ढूंढती है। कुछ ही समय बाद नीता को रिया का पता मिलता है, जहाँ नीता देखती है कि रिया अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। ये जानकर वो बहुत खुश थी। नीता अब रिया के पास जाती है और उसे देखकर नीता कहती है, रिया, तुम तो इंस्पेक्टर बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम? हाँ मैं। तुमने तो उस दिन के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, खासकर मोहन की। मतलब कुछ नहीं। इतना कहकर नीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन रिया को निया की बात बेचैन करती है। तभी रिया की माँ सोना रिया से कहती है, बेटा, कौन थी ये लड़की? रिया अपनी माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनने के बाद सोना कहती है, रिया बेटा, जाकर सच पता कर कि आखिर बात क्या है। रिया अब नीता का पीछा करने लगती है, जहाँ वो मोहन के पास पहुँचती है और मोहन की ऐसी हालत देखकर रिया खुद को संभाल नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया भी मोहन को पसंद करती थी। रिया मोहन को देखकर अचानक ही पीछे मुड़ती है और अपने मुंह पर हाथ रख बहुत रोती है। रोते हुए रिया खुद को संभालती है और मन में कहती है, ये क्या कर लिया मोहन ने? इसने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? रिया खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी नीता बाहर आती है और रिया अचानक नीता का हाथ पकड़कर खींचती है, जिसके बाद रिया नीता से पूछती है, नीता, ये मोहन को क्या हुआ है? नीता अब रिया को शुरू से एंड तक सारी बात बताती है। ये सुनकर रिया रोते हुए नीता से कहती है, नीता, मैं भी मोहन से कहीं ना कहीं प्यार करती थी, लेकिन मैं मोहन को अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अमीर लड़के हमेशा बिगड़े होते हैं। नहीं रिया, ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हम अमीर इंसान बिगड़े नहीं होते। मोहन तो तुमसे प्यार करता था, उसको अच्छी परवरिश देने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए इसको पता नहीं था कि एक गरीब लड़की को कैसे प्रपोज किया जाए। अब मैं आ गई ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिया मोहन के पास जाती है। रिया को देखकर मोहन खुश हो जाता है और उसको देखकर रिया कहती है, मोहन देखो, मैं इंस्पेक्टर बन गई और अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मैं करूँगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था रिया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई ना, मैं शादी एक शर्त पर ही करूँगी। बोलो, वो शर्त मंजूर है? हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? इस नशे से खुद को दूर करना होगा। मोहन उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद दोनों परिवार की सहमति से रिया और मोहन एक प्यार के बंधन में बन जाते हैं। जानकी ने अपने छोटे बेटे राजू की शादी कुछ ही समय पहले की थी। जानकी की बहू कोमल अभी तो नई नवेली थी, लेकिन शादी की 2 से 3 दिनों बाद ही जानकी को पता चलता है कि उसकी बहू को गुड़ वाली चाय पीने की आदत है। अरे राम राम, कैसी चाय बनाई है, वो भी इतनी मीठी। अरे बहू, ये चाय तो गुड़ की चाय है ना? आपको तो पता ही होगा ना माँ जी कि गुड़ की चाय कितनी फायदेमंद होती है। ये वजन कंट्रोल करती है, डायबिटीज बढ़ने नहीं देती, और चीनी की चाय में तो 75 तरह की बीमारियां भी होती हैं। कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं की थी ना तूने? इतना ज्यादा ज्ञान कहाँ से ला रही है? ज्ञान तो छोड़, मुझे चीनी वाली चाय ही चाहिए। ये गुड़ वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, और चीनी की चाय से मुझे डायबिटीज हो या मेरा वजन बढ़ जाए या मुझे ज्यादा चीनी खाने की वजह से हार्ट अटैक आ जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर आप इतना कह रही है ना, तो मैं आपके लिए चीनी वाली चाय बना देती हूँ, लेकिन मुझे तो चाय गुड़ वाली ही पसंद है। लगता है सही समय पे आई हूँ। अब आई हूँ तो एक कप चाय पिला ही दे।
अरे चाय तो मुझे सुबह से अब मिली है ना। जाने बहू को कौन सी चाय पीने की लत है, मुझे गुड़ वाली चाय लाकर दे दी। अरे जहर लग रही थी, जहर। अरे तुझे पता नहीं है गुड़ वाली चाय कितनी अच्छी होती है। मैं माँ जी को वही तो समझा रही थी, लेकिन माँ जी है कि उन्हें चीनी वाली चाय ही पीनी है। कोमल को गुड़ वाली चाय पीने की इतनी आदत थी कि वो काम करते हुए भी चाय ही पीती रहती। लेकिन कोमल की सास जानकी कई बार अपनी बहू को मना कर चुकी थी, इतना चाय ना पिया कर। लेकिन कोमल की चाय की लत जा ही नहीं रही थी। एक रोज सुबह सुबह विमला आती है। अरे जानकी जल्दी चल, कांता की सांस नहीं रही, जरा शोक सभा में शामिल होके आते हैं, नहीं तो 4 लोग हमें ही कोसेंगे। अरे कब हुआ ये सब, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेचारी अच्छी थी। चल कोई बात नहीं, चल चलते हैं और कांता की सास को आखिरी बार देख आते हैं। अरे माँ जी, मैं भी चल सकती हूँ क्या? कहते हैं बड़े बुजुर्ग के शोक सभा में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चल आज तू भी हमारे साथ चल, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाइयो। जानकी और विमला के साथ कोमल भी शोक सभा में शामिल होती है। सभी रोध हो रहे होते हैं, तभी विमला जानकी से कहती है, अरे जानकी देख रही है कांता को? वैसे तो अपनी सास को पूछती नहीं थी, लेकिन अब देख कितने रोने धोने का नाटक कर रही है, नौटंकी कहीं की। एकदम सही कह रही है तू विमला। एक रोज तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, घर से निकाल दिया था कांता ने अपनी सास को, और आज देख लोगों के सामने ऐसा रोना धोना लगा रखा है जैसे अपनी सास के बिना मर ही जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है। विमला और जानकी ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ कांता की बहू सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, मुझसे चाय नहीं पी जाएगी, तू ले जा इसे। अरे बहू, मेहमानों को दे आ चाय, हम तो ठीक हैं। अरे भाभी, मुझे तो पूछ लीजिए चाय। वैसे चाय गुड़ वाली है या चीनी वाली? तेरी बहू नौटंकी कर रही है, कह रही है गुड़ वाली चाय है या चीनी वाली। अरे कम दिमाग की औरत है क्या? और इसको लेकर क्यों आई तू? लगता है भूल गई तूने तो इसे कहा। चल बहू चलते हैं। अरे बहू क्या कर रही है? 4 लोग हमें देख रहे हैं। अरे तुझे गुड़ वाली चाय की इतनी लत है तो घर जाकर पी लेना। काकी, आप तो जानती है ना कि मुझे चाय कितनी पसंद है। अब मैं चाय के लिए भी मना करूं? ना ना, ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ हम मरनी में आए हैं और इसे यहाँ भी चाय चाहिए। कितनी बेशरम औरत है। 4 लोग हमें ही देख रहे हैं। बहू चल मेरे साथ। इतना कहकर जानकी अपनी बहू कोमल को वहाँ से जैसे तैसे घर लेकर जाती है और घर लाने के बाद उसे खूब सुनाती है। अरे मुझे तो लगा तेरे अंदर दिमाग है, लेकिन तू तो बद दिमाग निकली। अरे माँ जी, एक चाय के लिए इतना भी क्या सुना रही हो आप मुझे? मैंने थोड़े ही उनसे कहा था कि मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। वो तो सबके लिए चाय बना के लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले ही लेती हूँ, क्यों किसी का अपमान करना। अरे बड़े उच्च विचार है तेरे, लेकिन अब इस उच्च विचार को थोड़ा सुधार ले और जाकर काम कर। समय बीत रहा था, लेकिन कोमल के गुड़ की चाय की लत छूटने की जगह बढ़ती जा रही थी। इसे जानकी आए दिन कोमल को टोक दिया करती, लेकिन कोमल पर अपनी सास जानकी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसी एक रोज विमला, जानकी, उसकी बहू कोमल विमला के बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं। अरे बहन जी कहाँ है? आपकी लड़की बुलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बस आ ही रही है, तब तक आप कुछ खाइए पिए। नहीं नहीं बहन जी, बस बहुत है, ये सब खाने की आदत नहीं है। अरे बेटा तुम तो कुछ लो, तुम तो बस देखे ही जा रही हो। अरे आंटी जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे। अरे बिल्कुल कहो बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आंटी जी, वो क्या है ना, काम करते करते मेरी तो कमर पीठ सब दुख जाती है, और अभी तो इतनी दूर से आए हैं, सिर में भी दर्द हो रहा है, तो क्या थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। अरे बेटा चाय तो सामने ही रखी है, उठाओ और पी लो। अरे आंटी जी, एक छोटी सी दिक्कत है। वो क्या है ना, मुझे चाय तो पसंद है, लेकिन चीनी वाली नहीं, गुड़ वाली पसंद है। अच्छा, गुड़ वाली चाय पीने की आदत है? अरे वो तो मेरी भी फेवरेट है, रुको अभी बनवा कर लाती हूँ। इतना कहकर हॉल से उठकर लड़की की माँ कोमल के लिए चाय लेकर आती है। अरे तेरी बहू क्या कर रही है? लगता है मेरे बेटे की शादी नहीं होने देगी। बहू तुझे पता है ना, यहाँ हम लड़की वाले के घर आए हैं, लेकिन तूने तो शर्म लाज सब बेच खाई है। कितनी बार तुझे समझाया है कि ऐसी वैसी हरकतें मत किया कर। कुछ ही देर बाद लड़की की माँ कोमल के लिए गुड़ वाली चाय लेकर आती है और खुद चुस्के लगाकर चाय पीने लगते हैं। अरे मुझे तो बचपन से ही गुड़ वाली चाय पीने की आदत हो गई थी, और तब से मुझे चीनी वाली चाय पसंद ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है आंटी जी मेरे साथ भी।
मुझे अच्छी वाली चाय पिए बिना नींद ही नहीं आती। घर का काम नहीं होता। ये लत तो मेरी दादी ने मुझे लगवाई थी। उन्हें गुड़ की चाय पसंद थी ना, तो उनके साथ मैं भी पी लिया करती थी। बस फिर क्या था। बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप लड़की को बुलवाइए। हाँ हाँ, हमें घर भी तो निकलना है और घर पास भी तो नहीं है। अब कुछ देर बाद लड़की हॉल में आती है और विमला लड़की से 2-4 सवाल करती है। लड़की ठीक ठाक थी। विमला को अपने बेटे के लिए लड़की पसंद आ जाती है। बहन जी, हमें लड़की बहुत पसंद है। अब आप 1-2 दिन में आकर लड़का देख लीजिए। देखिए बहन जी, हमारी लड़की पढ़ी लिखी गुणी है, घर का काम धंधा सब संभाल लेगी और घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा लेगी। लेकिन एक दिक्कत है, इसे भी कोमल बिटिया की तरह गुड़ वाली चाय पीने की लत है। क्या लड़की को भी गुड़ वाली चाय पीने की आदत है? अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। अरे विमला, क्या कर रही है? लड़की तो इतनी अच्छी भली है, अभी तक तो तुझे पसंद थी, लेकिन अब क्या हुआ? अरे जान के तो पूछ रही है कि क्या हुआ? तू तो जानती है ना कि मुझे लड़की पसंद है, उसकी आदत नहीं। तू अपनी बहू को देखती है ना, पूरे दिन चाय पीती रहती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। तू ठीक ही कह रही है। ये दुख तो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि कैसे इसे मैं झेल रही हूँ। अरे बहन जी, चाय पीने की तो आदत है, इसमें बुराई क्या है? इसे आप देख रही है ना, ये मेरी पड़ोसन जानकी की बहू है। पूरे दिन में 10 कप चाय पी जाती है, और वो भी गुड़ वाली। बिल्कुल सही कह रही है विमला। बहन जी, मैं तो इसकी आदतों से परेशान हूँ। देखिए बहन जी, आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है, कमी तो गुड़ वाली चाय में है, जिसकी वजह से मेरी पड़ोस बहुत परेशान रहती है। अब मैं उसकी तरह परेशान नहीं रह सकती ना। माफ कीजिए बहन जी, हम चलते हैं। इतना कहने के बाद जानकी, विमला और कोमल वहाँ से चले जाते हैं और विमला अपने बेटे के लिए जो लड़की देखने आई थी उसे वो इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसे गुड़ वाली चाय पीने की आदत थी, जो कि जानकी की बहू कोमल को भी थी। और जानकी इससे बहुत परेशान थी क्योंकि कोमल पूरा दिन बस चाय ही पीती रहती। अजय इतना सीधा था कि उसे जो दे दिया जाए बड़ी ही शांति से उसे खा लिया करता और शांत रहना पसंद करता था। ना उसे किसी से कुछ भी फालतू लेना देना होता था और ना ही किसी से फालतू बहस। लेकिन उसकी पत्नी रूमा बिल्कुल ही टेढ़ी दिमाग की लड़की थी, जिसे अगर कोई सीधी बात भी बोले तो उसे टेढ़ी ही लगती थी और वह सामने वाले पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। ऐसे ही अजय एक दिन ऑफिस जाते हुए बोलता है, रूमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों जी, आज क्या है ऐसा जो आपको आने में लेट हो जाएगा? आज हमारे वर्मा सर रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी दी है, तो शायद इसलिए लेट हो जाऊंगा मैं। अच्छा, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि पार्टी में जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा? ओहो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, हर वक्त चिक 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 चिक। हाँ तो मुझसे बहस करते ही क्यों हूँ? एक काम करो ना, मेरी सौतन ले आओ, उससे बहस कर लेना। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि एक अच्छी सौतन ले आऊँ। अजय कोई जवाब नहीं देता और काम पर चले जाता है। जिसके बाद शाम को देर रात थका हुआ वो वापस आता है और उसे देखकर उसकी बीवी बोलती है, आ गए मौज लेकर? शर्म नहीं आती ना कि जवान बीवी घर पर अकेली है, जरा टाइम से आ जाओ। यार कैसी बात कर रही हो, बता के तो गया था कि लेट आऊंगा, तुम जब देखो राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ जाती हो। हाँ हाँ, मैं ही तो बीमारी की जड़ हूँ। भगवान अगर तू इस दुनिया में है तो मेरे पति के लिए नई बीवी भेज दे, क्योंकि मैं तो इन पर राशन पानी लेकर चढ़ी रहती हूँ ना। इस औरत से तो बहस करना ही बेकार है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मेरी अच्छी बातें भी बुरी ही लगेंगी। लग तो अब मुझे भी ऐसा ही रहा है कि तुम्हें जरूर कोई और पसंद आ गई है। जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारे इस दिमागी कीड़े को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। अजय बस इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और सोने से पहले खुद से बातें करते हुए सोचते हुए कहता है, शायद मैं ही नहीं समझ पाता, मुझे उसे थोड़ा टाइम देना ही चाहिए, थोड़ा प्यार देना चाहिए, शायद हमारे बीच की कलेश खत्म हो जाए। ये सोचकर अजय काम पर जाता है और आते हुए अपनी बीवी के लिए जलेबी और गजरा लेकर आता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रूमा की नजर जलेबी पर पड़ती है और वो कहती है, तुम जानते हो ना कि मैं डाइट पर हूँ और तुम मेरे लिए जलेबी लेकर आए हो। सच बताओ, तुम ये सब जानबूझकर मुझे किलसाने के लिए करते रहते हो ना? ओहो, चलो छोड़ो, जलेबी गई तेल लेने। जिसके बाद अजय हाथ आगे करके रूमा को गजरा दिखाता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अब ये तुम कहाँ से ले आए? तुमको पता है ना मुझे फूलों को तोड़ के ऐसे इस्तेमाल करना जरा भी पसंद नहीं है। जलेबी दो तो नखरे, गजरा दो तो नखरे, फिर बचा क्या यार? अच्छा, तुम कहना चाहते हो इसमें मेरी गलती है या मैं गलत हूँ? तुम तो यही सुनना चाहते हो ना? ना ना, मेरी ही गलती है, बोल दो ना अब कि मैं सौतन ले आऊं। देखा, आखिर तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया ना
यही तो चाहते हो ना तुम। ये औरत और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ तो ले आओ ना अपने लिए नई बीवी। हे भगवान, मुझे उठा ले और इस आदमी को अपने पसंद की बीवी दिला दे। हाँ, दिला देगा भगवान, करवा देगा मेरी दूसरी शादी। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझ में और ताकत नहीं बची तुमसे बहस करने की। इतना कहकर अजय सोने चले जाता है और रूमा भी रो धोकर उसके पास आकर सो जाती है। जिसके अगले दिन अजय बिना नाश्ता किए ही काम पर निकल जाता है और उसे ऐसे देखकर उसका दोस्त केशव बोलता है, क्या हो गया भाई तुझे, इतना परेशान लग रहा है? छोड़ यार, कुछ नहीं, क्या ही बताऊं तुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, बताना क्या हुआ है? यार मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। वो कहते हैं ना, शादी करो तो पछताओ, ना करो तो पछताओ। केशव के जिद करने पर अजय उसे अपनी बीवी की आदतों के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद केशव कहता है, अरे बाप रे, तेरी बीवी तो एक नंबर की आफत है। पता नहीं कैसे झेलता है तू उसे। यार पूछ मत, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई उसके साथ रहते रहते। अरे जब इतना तंग करती है तो छोड़ देना उसे। पागल है क्या? जैसी भी है मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा, एक काम कर, एक रात का समय दे, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ तेरी बीवी का। ऐसा तरीका बताऊंगा ना तुझे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे नहीं लगता कि वो सुधरने वाली है, वो एक नंबर की डायन है, डायन। अजय ये सुनकर अपना काम करने लगता है और शाम को घर आता है, लेकिन रूमा से एक शब्द नहीं बोलता। जिसके बाद रूमा कहती है, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना, तभी तुम मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहे। हे भगवान, जिससे भी इस आदमी का चक्कर चल रहा है उससे इसकी शादी करवा दे। घर में आते ही चालू जाती हो, कभी तो शांति रहने दो इस घर में। हर वक्त घर को सर पर उठा रखा होता है। अजय कोई जवाब दिए बिना ही सो जाता है और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो केशव उसके पास आकर कहता है, तेरी प्रॉब्लम का ना ऐसा हल लेके आऊँ ना मैं, सुनेगा ना तो तू तो चूम लेगा मुझे। बता तो मैं भी सुनूं, आखिर क्या हल है? भाई एक काम कर, मेरा जो नंबर है ना तेरे पास, उसका नाम चेंज करके ना मेरी पत्नी हिमांशी का नाम डाल। और हाँ, मैं अपनी पत्नी की पिक लगा देता हूँ। उसके बाद मैं तुझे ना रोमांटिक मैसेज भेजूंगा और तू भी मुझे भेजियो, जिसके कारण तेरी पत्नी को लगेगा कि उसकी सौतन सच में आ चुकी है। तू पागल है क्या? क्या बोल रहा है? मुझे भरी जवानी में मरना है क्या? अरे सही कह रहा हूँ, तू करके तो देख, फिर देखते हैं क्या होता है। अजय केशव की बात मान जाता है और उसका नंबर अपने मोबाइल में हिमांशी के नाम से सेव कर लेता है। जिसके बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में केशव उर्फ हिमांशी अजय को प्यार भरे मैसेज करती है और अजय भी एक एक मैसेज का जवाब अपने दिल से देता है और वो घर आकर रूमा से कहता है, मेरा खाना मत लगाना, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। अजीब है, ये आदमी जब भी बाहर से खाकर आता है मुझे बताता है। इस बार बाहर से खा के आया और मुझे बताया ही नहीं। हाँ, खा के आ गए मेरी सौतन के साथ। अजय को रूमा की बात से केशव के प्लान की याद आती है और वो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। जिसके बाद रूमा के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो दोनों जाकर सोने लगते हैं कि तभी आधी रात को अजय के मोबाइल पर हिमांशी नाम से मैसेज आता है, जिसे देखकर रूमा बोलती है, हिमांशी, ये कौन है? तुम सो जाओ, कहीं तुम मुझ पर जासूसी तो नहीं कर रही ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे हक है कि मैं जानूं ये कॉल किसका है। अजय को जगता देखकर रूमा सोने का नाटक करती है और अजय मोबाइल लेकर बाथरूम में चला जाता है। जिसके बाद रूमा का शक यकीन में बदल जाता है। दिन बीतते हैं और अब अजय केशव उर्फ हिमांशी के साथ मिलकर रोज अफेयर का नाटक करता। जिसके बाद वो रूमा से बात करना बंद कर देता है और रूमा को अकेलापन का महसूस होने लगता है और वो बोलती है, अजय ने कभी मुझे मेरे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, हमेशा मेरी सारी बातें मानी। मैं उन पर कितना चिल्लाई, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी मेरी किसी बात का उल्टा जवाब तक नहीं दिया। ये मेरी दुआओं में मांगी हुई सौतन है, मुझे मिलनी ही थी। एक और बार कोशिश करती हूँ, शायद अजय मेरे प्यार को समझ जाए। इतना कहकर रूमा अपने घर को सजाती है और खुद भी अच्छे से तैयार होकर अजय का इंतजार करती है। जिसके बाद अजय घर आता है और रूमा उसके पैरों में गिरकर बोलती है, मुझे माफ कर दो अजय, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे ये दुआओं में मांगी हुई सौतन नहीं चाहिए। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी, मुझे माफ कर दो। अजय रूमा को उठाकर गले लगा लेता है और उसे अपने और केशव के बारे में कुछ नहीं बताता। अब ना ही रूमा दुआओं में सौतन मांगती है और ना ही कलेश करके उसकी जान खाया करती है।